वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए कुछ नया सीखते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे नाटो, यूएसएसआर, ये होते क्या थे, क्यों बने थे और आज के टाइम में क्या इसकी रेलिवेंस है, ये डिस्कस करेंगे। देखिए, एक टर्म आती है पहले यूएसएसआर, तो इसको आप सुनते ही ऐसे सोचोगे कि ये रसिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएसएसआर क्या हुआ था, रसिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, 1917 में, जब यहाँ पर अपने देश में गांधी जी चंपारण मूवमेंट वगैरह करने थे, उसी टाइम पे वहाँ पर क्या था, रसिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था। तो उस समय पे, उस रेवोल्यूशन के बाद रसिया में एक ग्रुप फॉर्म हुआ जिसको कहा जाता था यूएसएसआर। 1922 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ कि रसिया और आसपास के इलाके पे कौन गवर्नमेंट चलाएगा, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर है क्या, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन यूनियन क्या होता है, गठजोड़, ठीक है, किसका, ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवादी, यानी जो पूरे समाज का भला चाहे, ऐसी एक गवर्नमेंट। और सोवियत का मतलब अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से एक गठजोड़ हुआ। सोवियत यानी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनती थी उसको सोवियत कहते थे। और ऐसी ऐसी सोवियत्स थी काफ़ी सारी हर एक कंट्री में आसपास की, और उन सारी सोवियत्स को मिला के एक यूनियन किया गया उनका, और उसको क्या कह दिया गया, यूएसएसआर। तो 1922 में ये बन गया। इतनी बात क्लियर है। अभी क्या होता है, ये कब तक चलता है, ये चलेगा 1991 तक। अब हमें वही देखना है कि कैसे क्या हुआ बीच में। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है 1945 में, ठीक है। उस समय पे यूएसएसआर एक साइड था, ठीक है। यूएसएसआर में मेन डोमिनेटिंग कौन था, रसिया। अब एक बार मैप से समझाता हूं आपको, पहले ऐसे समझोगे नहीं आप, एक सेकेंड। देखिए, कुछ इस तरीके से 15 कंट्रीज थी। तो इसमें जो सबसे मेन है वो कौन है, रसिया। और हर एक कंट्री को क्या कहा जाता था, जैसे रसिया, ऐसे हर एक कंट्री के आगे क्या लगा है, एसएसआर, यानी एग्जांपल एस्टोनिया, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हर एक कंट्री का अपना एक सोवियत होती थी, एक गवर्नमेंट होती थी, और वो कौन सी थी, सोशलिस्ट थी, यानी वो समाजवादी गवर्नमेंट थी। तो इन सारों को मिला के, इन 15 कंट्रीज को मिला के क्या बना था हमारा, यूएसएसआर। तो रशिया उसमें डोमिनेटिंग था। जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है, जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है तो एक तरफ तो जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो डोमिनेटिंग कंट्री थी वो एक तो थी रसिया, ये रही, और दूसरी तरफ था यूएसए, ये रहा। तो बात आई कि अब पूरे वर्ल्ड को कौन गवर्न करेगा। इन दोनों में आपस में लड़ाई थी कि हम अपनी चलाएंगे और हम अपनी चलाएंगे। तो उस समय पे क्या होता है फिर, जो ये अपना रसिया था, ये तो एक ग्रुप का हिस्सा ही था जो यूएसएसआर था। तो उसके अपोजिट एक ग्रुप खड़ा हो जाता है, वो कौन सा है, यूएसए, कनाडा, और यहाँ पर यूरोप की कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर। और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं आज के समय में, नाटो, ठीक है। मैं आपको एक बार नाटो का मैप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूएसए है, इसके साथ नीचे ऊपर कनाडा है, और इसने यूरोप की इन कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया। और क्या किया, वर्ल्ड वॉर टू 1945 में ख़त्म हो चुका था, तो क्या किया इसने, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में फॉर्म हुई। अब इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रीटी क्या होता है, एक संधि। तो एक संधि हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, वो 1949 में हुई, और तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम क्यों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्योंकि यहाँ पर जो ओशियन है वो है कौन सा, अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की इस साइड और इस साइड जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो संधि हुई उसको ही कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज के समय में जो नाटो है, नाटो के अंदर टोटल 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। वो 30 मेंबर्स कौन से, यूरोप के इस साइड के मेंबर्स, और एक क्या हमारा ये नॉर्थ अमेरिका में कौन से, कनाडा और यूएसए, ठीक है भाई। तो 1949 में क्या सिनेरियो बन जाता है, दो ग्रुप बन जाते हैं। एक तरफ तो जो पहला यूएसएसआर था जो 1922 से चला आ रहा है, जिसका कौन डोमिनेटिंग कौन है, रसिया, और दूसरी तरफ कौन बन जाता है हमारा, नाटो, जिसमें डोमिनेटिंग कौन है, यूएसए। इतनी बात समझ में आ गई। ये सिनेरियो है हमारा कब तक का, 19
1949 तक का। अब देखिए, जो यूएसए है उसके साथ कनाडा है और जो ये कंट्रीज बनाई, इन्होंने क्या बना लिया कि नाटो। तो इस समय पे जो सोवियत यूनियन है यानी यूएसएसआर है, उसको भी ऐसा लगा कि हमें भी एक संधि करनी चाहिए आपस में। ये संधि करी क्यों जाती है इसको समझिए पहले। नाटो की संधि का मतलब क्या है कि अगर नाटो की किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक होएगा तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो इसी तरीके से सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर ने भी एक संधि की और उसको ही कहते हैं वॉर्सो एक्ट, वॉर्सो पैक्ट। तो मैंने आपको बताया कि नाटो जिसका नाम ये है, ये 1949 में फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, ये कंट्रीज थी। अभी टोटल 30 कंट्रीज हैं इन प्रेजेंट वहां पर। पिछले 20 सालों में लगभग 13 कंट्रीज इसमें एड अप हो चुके हैं इस ग्रुप में, नाटो में। और जो यूएसएसआर ने एक ग्रुप बनाया था उसको ही हम कहते हैं क्या, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या था कि जो ये 15 कंट्रीज है यूएसएसआर की, उन्होंने आपस में संधि की कि अगर हमारे एक के ऊपर भी अटैक हुआ तो हम सारों के ऊपर अटैक मानेंगे उस चीज को। समझ गए इतनी बात। तो दो ग्रुप बट चुके हैं, एक नाटो हो चुका है, एक वॉर्सो पैक्ट के अकॉर्डिंग यूएसएसआर, जो ये सारी कंट्रीज थी 15 की 15, इन्होंने अपना एक पैक्ट कर लिया। ठीक है भाई। अभी क्या होता है, ये बात पहुंच चुके हैं हम कब, 1955, क्योंकि वॉर्सो पैक्ट कब हुआ है, 1955 में। इतना हो चुका है। अभी दो ग्रुप में बढ़ चुका है वर्ल्ड, और इसी को कहते हैं कोल्ड वर्ल्ड, कोल्ड वॉर एरा। यानी कोल्ड वॉर क्या होता है, सुनने में ऐसा लगेगा ठंडा, और वॉर मतलब लड़ाई। ठंडी लड़ाई क्यों कह रहे हैं इसको, कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय पर कोई एक्चुअल में वॉर नहीं हो रहा था, कोई हथियार नहीं चल रहे थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन इस समय पर दो ग्रुप बटे हुए थे और आशंका थी कि कभी भी कभी इनके बीच में युद्ध हो सकता है। तो इसलिए जो 1949 है और 1991 तक का पीरियड है उसको कहा जाता है कोल्ड वॉर पीरियड। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अभी पूरे इस पीरियड में, इतने सालों के बीच, एक समय ऐसा आया जब इन दोनों ग्रुप के बीच में ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ भयानक होने वाला है, और उसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, ये हुआ था 1962 में। अभी हमने देखा 1955 तक दो ग्रुप बढ़ चुके हैं, नाटो और वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, और 1962 में क्या होता है, क्यूबा क्राइसिस। अब क्यूबा क्राइसिस के बारे में अगर किसी ने सुना हो तो वो समझ लीजिए ऐसे। क्यूबा एक कंट्री है, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के पास ही पड़ती है। ये देखो, यहाँ पर यूएसए है और इस जगह पर जाके एक कंट्री आती है क्यूबा। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देखना, क्यूबा ये रहा, ये वाली कंट्री जो है ये क्यूबा है। तो क्या होता है, क्यूबा की जो स्ट्रेटेजी थी, जो पॉलिसी थी, वो यूएसएसआर की तरह थी। यानी वो क्या थे, समाजवादी। तो ये भी कहीं ना कहीं समाजवाद को बढ़ावा देता था क्यूबा, और उनको फॉलो करता था। समाजवाद क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में सब इक्वल ट्रीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है, इनकम में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो प्रॉपर्टी है वो सबकी है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट संभालेगी और सब में हिस्सेदारी बराबर बटेगी चीज़ की। इसका भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है। सोशलिस्ट जो कम्युनिटी होती है, समाजवादी होती है, वो क्या चाहती है, जनता का भला। जैसे इंडिया में भी कुछ पॉलिसी चलती है ना, जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी अनाज बांटना लोगों में, तो वो भी क्या है, एक सोशलिस्ट पॉलिसी के अंदर समाजवादी, यानी हर हर एक तबके के व्यक्ति का भला हो। तो ऐसी सोच किसकी थी, जो यूएसएसआर है उसकी थी। ठीक है, और इसके विपरीत किसकी सोच है, जैसे यूएसए है, इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट, यानी पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या होते हैं कि वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री का मालिक होगा। अब जितना उस फैक्ट्री का प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि वो उसके एम्प्लॉयज में बराबर बटेगा। प्रॉफिट किसका होगा, फैक्ट्री के मालिक का। एम्प्लॉयज को सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, किसी को ज्यादा किसी को कम। लेकिन समाजवाद में क्या होएगा, एक फैक्ट्री लगेगी तो उसका जितना प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का इक्वल डिवीजन सारे कर्मचारियों में होगा। ये समाजवाद है और ये पूंजीवाद है। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं इतना। अभी हमने क्या समझना है कि जो क्यूबा है, क्यूबा एक ऐसी कंट्री थी जो यूएसएसआर की समाजवादी को फॉलो करती थी। तो कहीं ना कहीं यूएसए के पास में ही एक ऐसी कंट्री थी जो उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, जो पूंजीवाद के खिलाफ है, कैपिटलिस्ट के खिलाफ है। तो क्या होता है, 1961 में यूएसए यहां पर एक अटैक करता है, प्रॉक्सी वॉर करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है 1961 में। तो इस समय पे जो क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो क्या कहता है यूएसएसआर को जाके, यानी रसिया को जाकर, कि आप हमारी सपोर्ट के लिए क्या करो, यहां पर मिसाइल डिप्लॉय कर दो। तो जो रसिया है, यानी मेन तो रसिया है ना, यूएसएसआर,
यूएसएसआर में 15 कंट्रीज है, लेकिन मेन कौन है? रसिया। तो वो क्या करता है यूएसएसआर, क्यूबा कंट्री के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट कर देता है, यानी क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगा देता है लाके। और यूएसए को जब इस बात की खबर होती है वो डर जाता है, वो कहता है ले भाई भैंस गई पानी में, क्योंकि अब होएगा अटैक। तो क्यूबा ने कह दिया कि हम अटैक कर सकते हैं कभी भी, अगर आपने फिर से हमारे ऊपर कोई हमला किया। तो यूएसए इस टाइम पे डर गया और दोनों ग्रुप में बहुत आपस में ऐसा हो गया कि लड़ाई कभी भी हो सकती है। वर्ल्ड में उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी। देखिए 1962 में इंडिया में क्या चल रहा था? चाइना और इंडिया का वॉर। चाइना एक ऐसा देश है, वो हमेशा फायदा उठाएगा। जब पूरा वर्ल्ड किसी और चीज में बिजी होगा ना, तो चाइना अटैक कर देगा भारत पे। ये उसकी सोच है ऐसी, ठीक है। आप कभी भी देखोगे तो चाइना की ऐसी पॉलिसी रहेगी, जब पूरा वर्ल्ड कहीं और बिजी होगा तो वो किसी और कंट्री पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या हुआ, चाइना ने 1962 में भारत में वॉर कर रखा था, 1962 इंडियन वॉर। और उसी समय पर पूरा वर्ल्ड उलझा पड़ा था, किस उलझन में? कि कहीं नाटो और वॉर्सो पैक्ट वाली कंट्रीज की आपस में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि यूएसएसआर ने क्या किया था? न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया था। कहां पर? क्यूबा के अंदर। अब देखिए क्या होता है, रसिया तो अपनी बात चला ही रहा है, लेकिन यूएसए भी कोई छोटी चीज थोड़ा है। अब इसके बारे में बताता हूं आपको मैं। देखिए यहां पर यूएसएसआर है लगभग, और इस जगह पे कंट्रीज आती है यूरोप में। इटली, मैप में आप देखोगे इस जगह पे पड़ेगी, मैप में देखना इटली पड़ेगी। इटली एक कंट्री है और टर्की भी एक कंट्री है, ठीक है। इटली और टर्की, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको, ठीक है भाई, ये देखिए ये कंट्री है इटली और यहीं पे कंट्री है टर्की। तो यूएसए ने क्या कर रखा था? यूएसए ने पहले से ही इटली और टर्की में मिसाइल्स लगा रखी थी, न्यूक्लियर मिसाइल पहले से ही लगा रखी थी। तो इस समय पर फिर जब समझौता हुआ दोनों के बीच, तो समझौता ये हुआ कि यूएसएसआर यानी रसिया अपनी मिसाइल्स को क्यूबा से निकाल लेगा, और जो यूएस से है वो अपनी मिसाइल्स को इटली और टर्की से निकाल लेगा। तो इस तरीके से उस समय पर एक बहुत हाइपर टेंशन का माहौल था दोनों तरफ, और ये संधि हुई कि अब क्यूबा से वो चला जाएगा और इटली से वो चला जाएगा। तो इस तरीके से उस टाइम पे ये विवाद शांत हुआ। इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962। इतनी बात खत्म। अब लास्ट में बस आप ये समझ लीजिए, सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी 15, उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और लास्ट में जाकर 1991 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर टूट गया, ठीक है। और इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991। अब इस समय पर दो गुट थे, नाटो और यूएसएसआर, उन तक जो लड़ाई थी अब वो यहाँ खत्म हो गई। कहाँ आकर? 1991 में। तो इस 1991 में पूरे वर्ल्ड का एक ऑर्डर बदल गया, यानी जहां दो ग्रुप होते थे जिसको बाइपोलर वर्ल्ड कहते थे, यानी दो पोल पे काम कर रहा था वर्ल्ड, एक तरफ नाटो की कंट्रीज, एक तरफ यूएसएसआर, इन दोनों तरफ काम कर रहा था। अब क्या होगा? सिर्फ नाटो रह गया, ठीक है। सिर्फ नाटो की जो नाटो की मेन कंट्री है यूएसए, सिर्फ उसकी हिगामनी रहेगी, यानी वो सारा जो हिगामनी होती है पूरे वर्ल्ड पे बस एक ही कंट्री का रुतबा, तो वो कौन हो गया? हमारा यूएसए। तो इसी वजह से कहा जाता है कि यूएसए की हिगामनी चली, और आज के समय तक यूएसए डोमिनेट कर रहा था। लेकिन अब चाइना का राइज होना शुरू हुआ है, और फिर से वर्ल्ड क्या हो गया है? वर्ल्ड इस टाइम पे मल्टीपोलर हो गया है, यानी अलग अलग पोल्स पे पावर बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस समय पे बस यूएसए ही पावरफुल है, इस टाइम यूएसए पावरफुल है, इस टाइम चाइना पावरफुल है, इस टाइम रशिया पावरफुल है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी ऐसा नहीं कह सकते हम कोई एक पावरफुल है। लेकिन 1991 के बाद सिर्फ यूएसए की हिगामनी चली वर्ल्ड में, और यही था सारा जो आज मैं समझाना चाहता था आपको, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको ध्यान से पढ़ें। और एक बात लास्ट में, देखिए आपके एक व्यू से मेरे को कोई करोड़ों का फायदा नहीं होना, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ जो मेरे को नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो बस मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग इसको एक व्यू को देखने में ऐसा मत सोचा करो कि मेरे को पता नहीं कितना बड़ा फायदा हो रहा है। मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आपकी इच्छा है तो इसको शेयर कर देना, ये बातें समझ जाओगे।
एक बार क्रक्स में बता देता हूँ अब तक क्या हुआ है। 1949 में एक ग्रुप बना नाटो, जिसमें नाटो में ये कंट्रीज थी इधर वाली और ये यूरोप था, और इसके अपोजिट था क्या, यूएसएसआर, जो 1922 में बना था और टूटा कब, 1991 में। ठीक है, इन दोनों के बीच में तकरार चली कहाँ पर, क्यूबा के अंदर। उसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा यहाँ पर था क्योंकि वो समाजवाद को फॉलो करता था और यूएसए पूंजीवाद को। तो इस तरीके से इनमें आपस में लड़ाई थी एक किस्म से। तो यहाँ पर मिसाइल डिप्लॉय करता है कौन, यूएसएसआर। और यूएसए ने मिसाइल कहाँ डिप्लॉय की थी, इटली और टर्की में। तो फिर जब संधि होती है दोनों अपनी अपनी मिसाइल वापस बुला लेते हैं और लास्ट में जाकर जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है 15 कंट्रीज में। ठीक है, थैंक यू एंड होप यू लाइक इट।